नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के अब खासी चर्चा हो रही है, वायरलिटी हो रही है और इसी सब के बीच में अकाउंट भी बंद हो रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि मकसद क्या है और कौन कर रहा है, किस नियत से कर रहा है। इस सब के बीच में ये जो फिनोमिनन मीम से मूवमेंट बना है, इसको देखा किस तरीके से जाए, आइए उस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। योगेंद्र जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके इनिशियल ऑब्जर्वेशंस क्या हैं इस कॉकरोच मीम टू मूवमेंट को लेकर के। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट है। मैं तो इसे मूवमेंट अभी नहीं कहूंगा, और इसे पार्टी नहीं, मैं इसे पब्लिक मानता हूं। ये हमारी राजनीति का बहुत एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है। अचानक एक खिड़की खुली और हम अपनी राजनीति को देख सकते हैं। एक आईना हमारे सामने आया जो हमें दिखाता है। आप इसका संदर्भ देखिए। संदर्भ क्या? पश्चिम बंगाल में बीजेपी की गजब विजय होती है, बहुत आलोचना होती है और बहुत लोग मायूस होते हैं कि अब डेमोक्रेटिक तरीके से कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि ये तो वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, ऐसा लोगों की राय सामने आती है। नीट के एग्जाम का रिजल्ट्स कैंसिल होते हैं और लोगों में फिर मायूसी आती है कि 22 लाख लोगों का एग्जाम यूं आपने कर दिया। 2 साल पहले रिपोर्ट थी, आपने कुछ उसके बारे में नहीं किया, क्या करें। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, चीफ जस्टिस साहब, हालांकि बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया, उस पर कुछ लीपापोती की, लेकिन आप ओरिजिनल कमेंट्स अगर देखें तो बहुत ही अपमानजनक किस्म के कमेंट्स हैं इस देश के बेरोजगार लोगों पे। जो भी उनकी नीयत रही है वो कहने के पीछे अ, वो कमेंट आते हैं। और ऐसे में अचानक ये शुरू होता है। मैं नहीं समझता था कि करने वाले को भी पता था कि इससे क्या हो जाएगा। वो खुद हैरान है, सब कोई हैरान है, और ऐसे ही अचानक कुछ होता है। तो मैं इसे समझता हूं, हमें ज्यादा वक्त इस पे ध्यान देने की बजाय किसने किया, किस नियत से किया, क्या खेल है, इसकी बजाय हम ये देखें कि ये क्या दर्शाता है। आज सुबह तक 2 करोड़ लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं, इसके फॉलोअर्स हैं। और अगर हम इसके संस्थापक की बात माने तो उसमें से 97% भारत से हैं। उसमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी यंग लोग हैं। तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि वो 2 लोग कौन थे जिन्होंने शुरू किया। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि ये 2 करोड़ कौन है जो अचानक किसी मजाक के पीछे, किसी चुटकुले के पीछे, किसी व्यंग के पीछे एकदम कतारबद्ध होकर खड़े हो जाते हैं। मैं समझता हूं ये हमारे देश की एक बुनियादी हकीकत दिखाता है, और वो बुनियादी हकीकत ये है कि जमीन पर सुगबुगाहट है, एक बेचैनी है, लेकिन ऊपर से ढक्कन बड़ा फर्म लगा दिया गया है। ढक्कन है चुनाव व्यवस्था का, ढक्कन है सरकार का पूरा जो तंत्र पर कंट्रोल है। तो लोक है जो वो कसमसा रहा है, तंत्र जो है वो बिल्कुल टाइट है। और इससे जो एक भाव पैदा होता है कि अपनी बात को कहां व्यक्त करें, व्यक्त करने का एक प्लेटफॉर्म, एक मजाक होता है। मैं नहीं समझता कि इस मजाक को हमें हंसी मजाक में लेना चाहिए। याद रखिए, दुनिया भर में डिक्टेटरशिप के विरुद्ध प्रोटेस्ट अक्सर मजाक की शक्ल लेते हैं, और इसके पीछे एक अच्छी खासी थ्योरी है सोशल साइंस की, अगर आपको इंटरेस्ट हो इसमें। उसको कहा जाता है डिलेमा एक्शन थ्योरी, कि डिक्टेटरशिप के खिलाफ सीधा तो आप प्रोटेस्ट कर नहीं सकते, तो इस किस्म का कुछ एक मखौल कर दो, इस किस्म का मजाक कर दो कि ना उनसे निगलते बने ना उनसे उगलते बने। और एग्जैक्टली यही हुआ। इसका एग्जाम्पल आपको सर्बिया में मिल जाएगा, रूस में मिल जाएगा, दुनिया के तमाम देशों में है। और ये एग्जैक्टली वही किया, जिसने भी किया है कम से कम ये सोच के किया कि सरकार अब इस पे कुछ ना करे तो कमजोर दिखाई देगी, कुछ करेगी तो खुद चुटकुला साबित होगी। तो ये हो रहा है मेरे ख्याल से इस वक्त। योगेंद्र जी, जब से ये पार्टी आई तब से आपने देखा है कि बहुत बात हो रही है कि ये आम आदमी पार्टी 2.0 है। आम आदमी पार्टी का हिस्सा आप भी रह चुके हैं। अन्ना आंदोलन जैसी मूर्खता देश दोबारा ना करे, इस तरीके की बात कांग्रेस
के जितने भी आप जानते हैं सोशल मीडिया विंग है उनकी तरफ से बोली जा रही है, आधिकारिक रूप से नहीं लेकिन बोली जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि आपके इस पर क्या विचार है। मैं समझता हूं कि बड़ी साधारण सी चीज है। पहली बात तो कि ये स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति ने शुरू किया है दीप के, ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, ये तो बात बिल्कुल सार्वजनिक है, इसमें कुछ छुपी हुई बात नहीं है। इसके पीछे कोई आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा षड्यंत्र होगा। अगर षड्यंत्र होता तो वो अपनी पंजाब की सरकार बचा ले, अपनी दिल्ली की सरकार बचा ले, है ना। इससे षड्यंत्र से वो तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। और मेरे को वास्तव में रुचि भी नहीं है ये जानने में कि किस व्यक्ति ने किस नियत से शुरू किया। मेरी रुचि केवल इस बात को जानने में है कि वो लोग कौन हैं जो कि इसके पीछे खड़े हैं, जिसका मतलब है देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो बेचैन हैं, जो इस सत्ता से त्रस्त हैं, और जो आज के विपक्ष में वो स्वाभाविक एक्सप्रेशन नहीं पाते हैं। इस बात को मैं नहीं जानता कांग्रेस वाले कैसे देखते हैं, दूसरे ऑपोजिशन वाले कैसे देखते हैं, लेकिन दुनिया में जहां भी ऐसा होता है, इसका मतलब है कि लोग सत्ता से त्रस्त हैं और स्थापित विपक्ष की तरफ स्वाभाविक रूप से नहीं मुड़ रहे हैं। उसमें उन्हें कोई ना कोई कमी नजर आती है। इस बात से मुंह चुराना तो देश की सच्चाई से मुंह चुराना होगा। और ये क्या दूसरा अन्ना आंदोलन होगा, ये बहुत जल्दबाजी होगी ऐसा कुछ भी निष्कर्ष निकालना, क्योंकि याद रखिए सब लोग कोई जमीन पे नहीं है, कोई रामलीला मैदान में नहीं है। ये सब केवल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है। ये लोग हैं, ये कोई भूत नहीं है, ये कोई बॉट्स नहीं है, ये कोई विदेशी लोग नहीं है, ये भारत के युवा लोग हैं जो सबसे आसान तरीका, जो सबसे सस्ता और आसान तरीका हो सकता है पॉलिटिक्स में एक्सप्रेशन का, उसका इस्तेमाल करके खड़े हो गए हैं। लेकिन ये अपने आप में छोटी घटना नहीं है। योगेन जी, एक सवाल मेरे मन में भी आया है जब मैंने दीपके जी का इंटरव्यू किया और ये एज एन ऑब्जर्वर ये सारी चीजें होते हुए देख रहा हूं। मैं आपके विचार जानना चाहता हूं। कैन अ मोमेंट लाइक दिस और एन एसोसिएशन लाइक दिस बी अ क्रेडिबल पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव? क्या ये एक राजनीतिक व्यवस्था में तब्दील हो सकता है? आम आदमी पार्टी हुई, लेकिन आपको लगता है कि ये नाम आपने पार्टी जरूर रख दिया है, लेकिन अल्टीमेटली तो आपको पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव देना होगा ना। अब ये सब बहुत दूर की कौड़ी है संकेत। देखिए, ये जो अभी तो इसका कोई फिजिकल एक्सप्रेशन है नहीं। अभी तो इसे एक मूवमेंट की बजाय मैं मोमेंट में देख की तरह देखता हूं, इसे पार्टी की तरह, मैं पब्लिक की तरह देखता हूं, है ना। वही देखना सही होगा। ये सोचना कि क्या ये मूवमेंट बन जाएगा, क्या इससे ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स निकल आएगा, इस सब में अनेक बहुत लंबी कड़ी इन्वॉल्व है, जो आज की तारीख में हमारी आंख के सामने नहीं। हम आज की तारीख में केवल यही कह सकते हैं कि हाँ, इसमें ऑल्टरनेटिव की तलाश है, ऑल्टरनेटिव की चाह है, उसकी छटपटाहट है। बस इससे फालतू कुछ भी रीड करना कि भाई मिल गया है, बन जाएगा, पार्टी बनने वाली है, ये सब मेरे ख्याल में बहुत जल्दबाजी होगी। और इतिहास के सबक ये सिखाते हैं कि इस जल्दबाजी में हमें निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिए। योगेन जी, एक आखिरी सवाल अन्ना आंदोलन की तुलना से, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, अन्ना आंदोलन हुआ था यूपीए राज में, और ये जो मूवमेंट है ये हो रहा है बीजेपी के मोदी 3.0 में, और यूपीए 2 और मोदी शासन का आप तुलना ही नहीं कर सकते, क्योंकि क्रैकडाउन बहुत जबरदस्त रूप से होता है, जोर से होता है। लिड जो आप कह रहे हैं वो बहुत ढंग से और कस के बंद की जाती है, अलग अलग तरीके से। तो आपको लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, टू नॉट मिस्टेक दिस गवर्नमेंट फॉर जो उस समय यूपीए 2 थी? जाहिर है, और इसीलिए उस जमाने में जमीन पर प्रोटेस्ट हुआ, अब सोशल मीडिया पे हो रहा है। क्योंकि यूपीए 2 के जमाने में और कुछ भी हो, आप खुल के बोल सकते थे, आप जैसे पत्रकार प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी कह सकते थे, मुझ जैसे लोग रोज टीवी पे बैठ के प्रधानमंत्री के बारे में बोलते थे, और मेरे को एक खतरा नहीं था कि मैं वापस घर जा पाऊंगा या नहीं, मेरे बच्चे सलामत रहेंगे या नहीं, या कुछ मेरे पे एक्शन होगा या नहीं। मेरी किसी पत्रकार को डर नहीं था कि शाम को मेरी नौकरी चली तो नहीं जाएगी। पत्रकार तो बड़ा खुशी से, मतलब दमखम दिखाते हुए स्टूडियो में करते थे सब कुछ काम। और आज स्थिति एकदम अलग है। आप क्यों ही देख लीजिए ना, अचानक कल शाम से आप दो चीजों को देखिए। नंबर एक, ट्विटर पे बैन लगा दिया गया।
बैन का कारण क्या है भाई? बैन का कारण आज कुछ अखबारों की रिपोर्ट से, क्योंकि इस देश में सारी खबरें सूत्रों से आती हैं, सूत्रों से बताया जा रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा था। अच्छा भाई, क्या खतरा था? बताया जा रहा है बहुत यूथ इसमें शामिल हो रहे थे। गजब की बात है, किसी किसी प्रोटेस्ट के साथ यूथ इन्वॉल्व है, इसका मतलब है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। मतलब क्या तर्क है ये? लेकिन जो भी हो, बैन उसको कर दिया गया। कल शाम से मैं देख रहा हूं, अब कॉकरोच आप किसी भी चीज में लिख दीजिए, जो कि आपके इस यूट्यूब वाले हमारे जो हम बातचीत कर रहे हैं इस पे भी शामिल होगा, किसी में आप कॉकरोच लिख दीजिए, आपकी व्यूअरशिप अचानक डाउन हो जाएगी। यानी कि एक्स में तो इसको एक्स ही कर दिया गया, लेकिन मेटा में एक मेटा अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि भैया इसको दबा के रखो, इसको ज्यादा उड़ने मत दो। आपको ध्यान होगा कल दोपहर तक स्थिति ये थी कि एक एक घंटे में एक एक मिलियन इसकी फॉलोअर बढ़ रहे थे। एक घंटे में 1 मिलियन बढ़े, मैंने नोटिस किया था। शाम तक आते आते उसको थोड़ा ढीला कर दिया गया है। आज शाम कल सुबह तक आते आते इस पे ढक्कन टाइट कर दिया जाएगा। आपको लगेगा स्वाभाविक रूप से उठा और गिरा, जबकि स्वाभाविक कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना? तो ये है अंतर यूपीए की सरकार का और आज की सरकार का। यहां मीडिया को मैनेज किया जाता है। आज सुबह से आपने देखना शुरू किया होगा कि सरकारी तंत्र के संघ परिवार की तरफ से चीजें आनी शुरू भी हो गई हैं। जिन लोगों से आप अपेक्षा कर सकते थे, उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि भाई इनके सारे सपोर्टर तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से हैं, कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप सरकार के पक्ष में ढोल बजा रहे हैं तो आपको कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। दिखाओ तो ना भाई, कोई एविडेंस दिखाओ तो। और क्यों पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग बैठ के, उनको कोई काम नहीं है क्या हिंदुस्तान के किसी कॉकरोच के पीछे पड़ने के, है ना? तो ये सब चीजें आनी शुरू हो गई हैं और आज शाम तक अचानक टीवी शो इसके बारे में कैंसिल होने शुरू हो जाएंगे। शुरू हो चुके हैं, मैं आपको बता सकता हूं। टीवी शो कैंसिल होने शुरू हो जाएंगे, अचानक इसको दबाया जाएगा। और आज शाम तक या कल सुबह तक मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर कोई ऐसी बड़ी घटना हो जाती है जिससे सबका ध्यान दूसरी तरफ हो जाएगा। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड टेक्निक्स है मीडिया मैनेजमेंट की, जो कि ये रिजीम अपनाता है। और मुझे लगता है यही सब खेल होने वाला है और ये सबसे बड़ा अंतर है। इसलिए इसकी ट्रेजेक्ट्री को सीधे सीधे अन्ना आंदोलन से तुलना करना गलत होगा। मैं फिर उन तमाम मित्रों से जो कि इसकी अन्ना आंदोलन से तुलना करके भयभीत हैं, गुस्से में हैं, अपना पुराना दुख जाहिर कर रहे हैं, उन सब से मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भी लोकतंत्र में जनता गुस्से में, क्षोभ में, असहजता के साथ खड़ी होती है, हर लोकतांत्रिक व्यक्ति का फर्ज है कि जनता के साथ खड़ा हो, सरकार के साथ नहीं। ये बात अन्ना आंदोलन पे भी लागू होती थी। मैंने आज भी कहा है, बार बार कहा है, जबकि मेरे लिए बहुत आसान है हाथ झाड़ के कह देना कि इन्होंने अन्ना आंदोलन बहुत बड़ी गलती थी। मैंने बार बार कहा है, लोकतंत्र में जब जब जनता खड़ी होती है, आपको जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। हाँ, जनता को गुमराह करने वाले नेता हैं, उन नेताओं से बचाना भी आपकी जिम्मेवारी है। अगर उस पर कब्जा किया जाता है, कब्जे से रोकना आपकी जिम्मेवारी है। और अगर उसमें कुछ लोग असफल रहे मेरे जैसे, तो वो उनकी गलती है, उससे वो बच नहीं सकते। लेकिन खड़ा जनता के साथ होना चाहिए, सत्ता के साथ नहीं। आपको लगता है योगेन जी, एक जो सबसे बड़ी चुनौती होती है इस तरीके के किसी भी आंदोलन में या संगठन में, वो ये है कि शुरुआत बहुत जोर शोर से होती है एंड देन हिस्ट्री सजेस्ट दैट द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम, या जो बदलाव चाहते हैं वो खुद वैसे ही हो जाते हैं जिस चीज को वो बदलना चाहते थे। मेरे ख्याल से मेरा इशारा साफ है। आपकी जी अभी मैं कहूंगा फिर ये सब बहुत दूर की कौड़ी है, क्योंकि न तो ये आंदोलन है न ही ये संगठन है। ये एक आंदोलन की चाह है, संगठन की आकांक्षा है, इससे फालतू कुछ नहीं। इस वक्त ये 1.5-2 करोड़ यंग लोग, और हो सकता है इनके पीछे आसानी से 10-15-20 करोड़ लोग जरूर होंगे, तो सोचते होंगे काश ऐसा कुछ होता यार, कुछ तो कर यार, ये तो इन सब से तो अच्छा चल कॉकरोच ही कोई ला। मतलब ये सब है, इस भावना को समझिए। इसके पीछे आंदोलन, संगठन, पार्टी, नेता, ये सब चीजें बहुत अभी से सोचना इन सब के बारे में गलत होगा। क्योंकि ऐसे किसी इनिशियल इस मोमेंट को मूवमेंट में बदलना और मूवमेंट को पार्टी में बदलना और पार्टी को ऑल्टरनेटिव पार्टी में बदलना, कई ऐसे स्टेप हैं जो कि अभी बहुत दूर हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे हर कदम में
एक फिसलन की गुंजाइश है। और ये जरूर होता है कि अगर ये परिवर्तन ठीक ढंग से नहीं होते तो बिल्कुल वो साधारण पार्टी बन जाते हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के साथ हुआ। चलने शुरुआत हुई थी राजनीति को बदलने की, लेकिन आम आदमी पार्टी ने राजनीति को नहीं बदला, राजनीति ने आम आदमी पार्टी को बदला। ये बात बिल्कुल सच है। अब मैं एक सवाल योगेन जी आपसे पूछना चाहता हूं नेताओं के बारे में। देखिए, नेता नगरी बहुत स्मार्ट होती है, बहुत हद तक वो चीज़ों को अपने हिसाब से करना चाहती है, और फिर अगर उसको कुछ सुगबुगाहट दिखाई दे तो पहले तो उस सुगबुगाहट को क्रश करने की कोशिश या रोकने की कोशिश, और बाद में अडेप्टेबिलिटी। तो आपको लगता है कि ये इशारा, ये संकेत, ये कम से कम वो लोग जो सत्तासीन हैं वो समझ रहे होंगे कि कुछ तो है, ढंक तो हम रहे हैं, लेकिन आओ जरा कुछ करते हुए दिखें कि ये गुस्सा शांत हो जाए। और कोई भी समझदार नेतृत्व इस काम को करेगा। देखिए, पहली बार नहीं, हमारे देश में बार बार ऐसा हुआ है कि कोई पार्टी बहुत बड़ा बहुमत लेके आई और 2-3 साल के अंदर ही एक पब्लिक अनईज हुआ, जनता का असंतोष अपने आप को किसी ना किसी आंदोलन की शक्ल में, किसी ना किसी प्रोटेस्ट की शक्ल में अभिव्यक्त करने लगा। आप हाल ही में देखिए, किसान आंदोलन 2019 की जीत के 1.5 साल के अंदर शुरू होता है और उसके 2 साल तक चलता है। आप अन्ना आंदोलन को देखिए, 2009 की यूपीए की अप्रत्याशित जीत के बाद 2 साल के बाद शुरू होता है। आप 1973 का गुजरात आंदोलन, 74 का जेपी आंदोलन देखिए, इंदिरा गांधी की अप्रत्याशित और महान जीत के 2-2.5 साल बाद शुरू होता है। असम आंदोलन 1980 की जीत के 2-2.5 साल बाद शुरू होता है। तो इसकी एक पूरी लड़ी है, क्योंकि लोकतंत्र में केवल चुनाव जीत लेना पर्याप्त नहीं है। और खास तौर पे आज के संदर्भ में, जहां चुनावी जीत को एकमात्र पैमाना बना दिया गया है और उस जीत को हासिल करने के तमाम हथकंडे निकाल लिए गए हैं, और जहां जीत हार का फैसला करने वाला अंपायर खुद एक टीम की टी शर्ट पहन के खड़ा हो गया है, ऐसी स्थिति में केवल चुनाव को एकमात्र पैमाना नहीं बनाया जा सकता। और जनता का जो एक लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति है, जब चुनाव पे आप ढक्कन लगा देंगे तो लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति अपने दूसरे रास्ते खोजेगी। ये बात सत्ताशील लोगों को पता है, और जरूर कोई ना कोई तरीका किया जाएगा। ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि सामान्य तरीके अब सरकार के पास उपलब्ध नहीं। अगले 6 महीने में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगले 6 महीना देश के लिए आर्थिक रूप से बहुत कठिन होने वाले हैं। अगर मैं कृषि क्षेत्र की बात करूं तो हमारे मॉनसून खराब रहेगा, इसकी ऑफिशियल फोरकास्ट आ चुकी है। फर्टिलाइजर्स, खाद इस देश में किल्लत है, प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से मान लिया है। डीजल के प्राइस बढ़ चुके हैं, ये तो ऑफिशियल हो चुका है, और बढ़ेंगे, ये बात लगभग तय है। और किसानों को उनकी फसल का दाम मिल नहीं रहा है, और अगर अमेरिका से समझौता हो गया तो और गाज गिर जाएगी। तो ऐसे में सरकार के पास इस असंतोष को मैनेज करने के साधारण तरीके तो है नहीं। कुल मिला के देश में महंगाई बढ़ने वाली है, ये लगभग तय है। तो क्या ऐसे में कुछ और बड़ा तिकड़म खेला जाएगा, कोई ब्रह्मास्त्र खेला जाएगा? और ब्रह्मास्त्र आप जानते हैं इस देश में क्या होता है, वो केवल इस देश के लोगों को बांटने का तरीका होता है। तो क्या ऐसा कुछ खेला जाएगा? मैं जानता नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे हैरानी नहीं होती। ये एक लास्ट चीज जो आपने बोली मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि कैसे सत्ता में आने के 2 साल बाद आपने एक पूरा इतिहास बताया है कि 2 साल बाद एक आंदोलन शुरू होने का एक इतिहास है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने, क्योंकि इतने सारे, कुछ तो आपके सामने हुए होंगे, कुछ में आप शामिल हुए, ये क्या अंडरस्टैंडिंग है कि ये 2 ही साल बाद होता है, ऐसा क्यों? देखिए, एग्जैक्ट 2 नहीं है, कभी 2, कभी 3, कभी 1.5, हाँ, ऐसा मतलब कुछ कुछ रहा है। समय कोई बाद। मैकेनिकल फॉर्मूला नहीं है। लेकिन एक बात सही है कि सरकार आती है, पहले 6 महीने हनीमून होता है, ये सब बहुत बड़ी सफलताओं के बाद हो रहा है। सरकार आती है, 6 महीने हनीमून रहता है, फिर लोगों को लगता है यार ये तो कुछ नहीं बदला, फिर उसके बाद करप्शन और सामान्य चीजें शुरू हो जाती हैं, और लोगों को महसूस होता है कि अच्छा, तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? तो ऐसे में
जो राम मनोहर लोहिया ने कभी कहा था, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। तो हिंदुस्तान में लोकतंत्र के चलते एक एक कहीं ना कहीं अभी भी एक जिंदा दिली बची हुई है कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं, और हिंदुस्तान के लोगों को और कुछ हो ना हो, ये आदत लगी हुई है कि हाँ, हम बड़े से बड़े का कान खींच के सीधा कर सकते हैं उसको। तो ऐसे में 1.5-2 साल एक अरसा होता है जिसके बाद सरकार की जो नई सरकार की जो चमक है वो धुंधली पड़ने लगती है, उसकी हकीकत लोगों के सामने आने लगती है। और ऐसे में लोगों को महसूस होता है कि क्या कोई तरीका नहीं है उसके बारे में कुछ कह सकने का। और अगर सरकार अथॉरिटेरियन हो, जैसे कि इस बार है, या जो कि एक जमाने में 74 के करीब इंदिरा गांधी सरकार होनी शुरू हो गई थी, तो अगर अथॉरिटेरियन सरकार होती है तो ऐसे में ये प्रोटेस्ट और भी, ये कसमसाहट और भी ज्यादा बढ़ती है, और इसको प्रोटेस्ट करने की इच्छा और स्ट्रांग हो जाती है। यही मेरे ख्याल में लॉजिक रहा होगा। चौथे साल में आपको लगता है कि चलो अब तो परिवर्तन होने भी वाला है या हम कर सकते हैं। पहले साल में लगता है अरे अभी तो आए ही है सत्ता में, इनके बारे में क्या करें। इसलिए जो दूसरा तीसरा साल है सबसे महत्वपूर्ण होता है। जी योगेन यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए डबल चेक को। थैंक यू सो मच।